नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आइए हम सब देखते हैं, ठीक ना। तो बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को, आज आपको 44वीं श्रृंखला है, ठीक। तो इस श्रृंखला में आप सबको रिवीजन शानदार तरीके से कर ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे कि किस तरह के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और वे प्रश्न जो कि आप सबके सुनहरे भविष्य में काफ़ी सहायक भी सिद्ध होंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ इसी आशा के साथ कि आप सबको शानदार श्रृंखला लग रही होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा कि प्रश्नों की श्रृंखला कैसी आप सबको लगती है। चलिए देखिए, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी या जायरे नदी, नाइजर नदी। तो आपको जो है ये प्रश्न बड़ा ही पॉपुलर प्रश्न है, बहुत प्रसिद्ध है और उम्मीद करता हूं कि किसी भी व्यक्ति का ये प्रश्न जवाब जो देंगे उनका किसी का गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो ये आपको जो है मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। वहीं कांगो नदी को जो है ये विषुवत रेखा को कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार आपको काटती है, ठीक ना। कांगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार आपको काटती है। और वहीं नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जानते हैं, तेल नदी भी कहा जाता है, ये आपको कहा जाता है। कांगो नदी ये दुनिया की सबसे बड़ी नौगम्य नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नौगम्य नदी मानी जाती है। नौगम्य नदी आपको मानी जाती है मानी नदी, ठीक। यहीं पे आप बता सकते हैं कि भारत में जो है कि माही नदी है, माही जो है माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? तो माही नदी, ये आपको जो है भारत में है माही नदी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या उत्तरी ध्रुव वृत्त। तब बताइएगा कि वार्षिक तापांतर सबसे कम जो है कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर, ठीक ना। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होगा। क्यों सबसे कम होगा भैया? तो सूर्य जो है यहाँ पे 24 घंटा चमकता रहता है, सूर्य जो है हमेशा चमकता रहता है, सूर्य हमेशा चमकता रहता है। क्यों? तो ये इसके पीछे कारण ये है कि सूर्य का फोकस केंद्र चाहे इधर से जब भी आप लाइट जलाओ तो ये इस पे चमकता रहेगा और इसी पर आपको जो है सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखीय प्रदेश में ही होता है, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता आपको कहाँ होती है? तो विषुवत रेखीय प्रदेश में, ठीक ना। विषुवत रेखीय प्रदेश में, रेखीय क्षेत्र में आपको क्यों होती है? तो आप देखेंगे कि सुबह से लेकर दोपहर तक सूरज चमचमाता रहता है और सेकेंड मीटिंग घनघोर वर्षा होती है। जब बारिश होगा, उष्मा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जीव जंतुओं की उत्पत्ति उन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक होगी, ठीक है ना। तो चीजें शानदार तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्री समीर बहता है दिन के समय में, रात के समय में, दोनों समय में या मौसमी? तो समुद्री समीर जो है ये आपको जो है, यानी समुद्री समीर का मतलब समुद्र की हवाएं कब चलती हैं, तब ये आप जवाब देंगे कि दिन के समय में समुद्री हवाएं आपको चलती है। दिन के समय में ही समुद्री हवाएं क्यों चलती हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा में ये बातें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है ना। इसके पीछे का कारण यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको बताते हैं।
समुद्री समीर क्यों चलता है, तो ये कारण भी आप सबको पता ही है, बता ही सकते हैं। इसलिए कि दिन के समय में स्थल पर तापमान में वृद्धि हो जाती है और आपको समुद्र चूंकि धीरे धीरे ठंडा होता है, तो होता क्या है कि स्थल की हवाएं समुद्र की ओर रुख कर जाती हैं, इसीलिए समुद्री हवाएं दिन में ही बहती हैं। नेक्स्ट देखिए, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में है, तो ये आपको जो है ये भारत ऐसे बना लीजिए और यहीं पर आपको मेघालय है। ये आपको गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया है। तो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी जो है मेघालय में है, मेघालय में, ठीक ना। ये कहाँ है, मेघालय में है। इन्हीं पहाड़ियों की वजह से सबसे अधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा जो है ये यहीं पर होता है और यही मेघालय में है। चेरापूंजी जो है, चेरापूंजी और मानसिनराम, ठीक ना, चेरापूंजी और मानसिनराम जो है, मानसीराम जो है ये सबसे अधिक आपको वर्षा का केंद्र, सबसे अधिक दुनिया में कहीं वर्षा होती है तो मानसिनराम में आपको सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, केंद्र ने जब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है 2024, 25, 27 या 30, तो 2024 तक अक्षय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य केंद्र सरकार के द्वारा आपको रखा गया है, ठीक ना। तो ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आप सब, ये करंट का प्रश्न है, ठीक ना, ये नोट करते चलिएगा। ये लक्ष्य 1-2 हमेशा पूछता है, ये करंट का आपको प्रश्न बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टॉल से। फॉर होम डिलीवरी के लिए कॉल 70077, आपको जो है कि 34525 पर आपको ये श्रृंखला मिल जाएगी, ठीक ना। इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको जो है चारों लेखपाल की बुकें, वीडियो की बुक शानदार तरीके से मिलेगी। जल्द ही आपको जो है सुपर टेट की भी पुस्तक हमारी संस्था की ओर से लॉन्च होने वाली है, आप सबके बीच जल्द ही रहेगी। यह श्रृंखला भी आपके सुनहरे भविष्य में काफी सहायक सिद्ध होगी। उम्मीद करता हूं आप सबको सारी श्रृंखलाएं पसंद आ रही होंगी और कोशिश भी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 550 टन के गोबर धन जो है संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया, इंदौर में, जयपुर में, गोरखपुर में या मथुरा में, तो बताइएगा कि गोबर संयंत्र के स्थापना जो है ये इंदौर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, इंदौर में इसका उद्घाटन हुआ, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। इंदौर में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको पर्यावरण सर्वाधिक स्वच्छ नगर के रूप में इंदौर लगातार 5 वर्षों से है। इंदौर में ही, इंदौर के जेल में एफएम रेडियो चालू हुआ है, जो कि भारत में पहली बार ऐसी बातें हैं। तो इंदौर से और हैदराबाद से ढेर सारे करंट के क्वेश्चन बनते हैं। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडे होती है। क्यों होते हैं? संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण या चालन के कारण। तब बताइएगा कि विकिरण के कारण, ऊष्मा का जो है विकिरण के कारण आपको साफ रातें जो होती है मेघीय रातों की अपेक्षा, रात में जब बादल होता है, ऐसे भी नॉर्मल देखेंगे बादल होती है तो उमस ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो है ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता, रुक जाता है, और रुकने के कारण जो है आर्द्रता बढ़ जाती है। इसके कारण गर्मी में आपको गर्मी ज्यादा लगती है। देखते होंगे गर्मी में गर्मी कम लगेगी, लेकिन आप जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी, जून जुलाई में उमस एकदम ताबड़तोड़ उमस रहती है। क्यों? तो वह उसका कारण आपको विकिरण ही है, ठीक है ना। विकिरण के कारण ही आपको ये चीजें देखने को मिलती है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक मजदूरी वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है, महाराष्ट्र है, गोवा है या उत्तर प्रदेश है? तब बताएगा कि गोवा राज्य जो है सर्वाधिक मजदूरी वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है। ये अपने यहाँ आपको जो है 21% तक आपको वृद्धि इसने मजदूरी में की है, ठीक ना। और सबसे कम बढ़ोतरी वाला राज्य जो है मेघालय है। सबसे कम बढ़ोतरी, कम वृद्धि वाला राज्य मेघालय ये सबसे कम, और गोवा जो है सबसे अधिक वृद्धि किया है। ये बातें आप सबके लिए।
हाल ही में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन बना है? ये आपको जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़कर आपको जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल सेकंड स्थान पर है। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में प्रथम, फलों के उत्पादन में प्रथम जो है ये आंध्र प्रदेश है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये करंट का क्वेश्चन है भैया, ये करंट का क्वेश्चन बनता है। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि यह राज्य आपको हरियाणा है। हरियाणा राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना आपको संचालित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक ना। ये बातें भी आप सबको पता है, ठीक। यहाँ पे बीजेपी शासित सरकारें हैं। हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से नितिन सर ने पढ़ाया फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नया बैच हमारी संस्था की ओर से आपको प्रारंभ है और इसका आप चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं। आपके हर एक परीक्षा में यह आपको शानदार तरीके से मदद करेगा, ठीक ना। जबरदस्त है। हाल ही में वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियन में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? दीपिका पल्लिकल ने, सौरभ घोषाल ने या एंड्रियन वालर ने या एक और दो दोनों के द्वारा जीता गया? तब आप जवाब दीजिएगा कि एक और दो दोनों जो हैं ये दोनों ने आपको जो है स्क्वैश चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीते हैं। सौरभ घोषाल ये भारत के ही हैं, ठीक है ना। पंकज आडवाणी को हराकर इन्होंने स्क्वैश चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता है। आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रिटायर्ड आउट होने वाले दीपक हुड्डा, मलिंगा, डेविन ब्रेवो या रविचंद्रन अश्विन? तो रविचंद्रन अश्विन पहले खिलाड़ी हैं आईपीएल इतिहास के जो कि रिटायर्ड आउट होने वाले प्रथम खिलाड़ी माने गए हैं, ठीक ना। ये आपको माने जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान जी के ये 108 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? शिमला में या आपको मोरबी में या रामेश्वरम में, कोलकाता में? तो गुजरात, मोरबी गुजरात में आपको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 108 फीट हनुमान के प्रतिमा का आपको अनावरण किया गया, ठीक ना। हनुमान जयंती के दिन पर जो है प्रधानमंत्री के द्वारा आपको भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आप लोग भी जय श्री राम बोलिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को आगे रखिए। वेस्ट इंडीज के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? फेबियन एलन ने, केरन पोलार्ड ने, निकोलस पुरन ने या आपको रोमानियो सेफर्ड के द्वारा? तब आप इस प्रश्न में जवाब दीजिएगा कि यह आपको केरन पोलार्ड के द्वारा आपको रिटायर लिया गया। केरन पोलार्ड का एक दिन मैं लाइव पढ़ रहा था, काफी जीवन संघर्षों से भरा था। इनकी माता ने इन्हें पाला पोसा, चूंकि पिता बचपन में ही इन्हें छोड़कर चले गए थे और ये लोग कई भाई बहन थे जिसमें ये आपको अंतिम से दूसरे थे, ठीक ना। केरन पोलार्ड ने बहुत गरीबी को देखा लेकिन अपने मेहनत और निरंतर प्रयास के बल पर दुनिया में वो मुकाम और ऊंचाई हासिल की जो हासिल करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, और ये जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। मुंबई आईपीएल जो है मुंबई इंडियंस की ओर से आईपीएल में कई धमाकेदार पारियां भी कर चुके। इन्हीं के नेतृत्व में 2 बार आपको जो है कि जबरदस्त विश्व कप जीतने वाला वेस्ट इंडीज 2020 विश्व कप जीतने वाला ये आपको एकमात्र देश है दुनिया का जो 2 बार विश्व कप 2020 का जीता है, ठीक ना। और जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ केरन पोलार्ड ने इसमें आपको अहम भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट देखिए, विंबलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों को 2022 के लिए एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? मध्यदेव रूस के खिलाड़ी माने जाते हैं। ये आपको किसने मना किया? तब आपको चीन, जापान, बेलारूस या पाकिस्तान? तो बेलारूस और रूस के खिलाड़ियों को प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक ना। ये आपको लगा दिया है क्योंकि मध्यदेव पिछली बार आपको जो है कि यूएस ओपन को मध्यदेव के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट देखिए,
ये यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है। सुपर टेट श्रृंखला भी हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप इसे पढ़िए और पढ़ाया जा रहा है, शानदार तरीके से आप सब पढ़ सकते हैं और अपने भविष्य में जो है कि इमारत खड़ी कर सकते हैं, ठीक ना। यदि सफल हो गए तो जिंदगी का यही एकमात्र सपना जो कि आपकी मुट्ठी में रहेगी, आपको किसी से कुछ चीज़ें कहनी नहीं पड़ेंगी। और आशा करता हूं कि हर मेहनती लोगों को ईश्वर उसकी जो है मनोरथें पूरी करेंगे। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने या प्रज्ञावल्स्की ने, जॉर्ज लेमेंटेर ने, वास्को डिगामा ने? तो सौरमंडल की खोज जो है ये आपको किसके द्वारा किया गया था? तब बताइएगा कि कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। साथ ही साथ आपको जो है कोपरनिकस के द्वारा यह भी कहा गया था कि आपको जो है कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा लगाती है। कोपरनिकस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये आपको पुनर्जागरण काल में जबरदस्त विचार चुके भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोलविद आपको जो है कि आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही 4वीं शताब्दी में ही बताया था कि सूर्य स्थित है, पृथ्वी उसकी चारों ओर परिक्रमा करती है। लेकिन बीच के युग में किसी ईसाईयत जगत के देशों के द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन पुनर्जागरण रेनेसां के काल में कोपरनिकस पहले ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने इस बात को साबित किया और गैलीलियो ने अपने दूरबीन के आविष्कार से यह बताया कि पृथ्वी स्थित है, सूर्य स्थित है, पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है। और इसी पृथ्वी के दैनिक और वार्षिक गति के कारण ही दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन जो है होता है। ठीक, चलिए हैली, गेल और विल्सन क्या है? तो हैली, गेल और विल्सन एक धूमकेतु है। क्या है? धूमकेतु है। हैली, गेल तथा विल्सन क्या है? तो धूमकेतु है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट आपको जो है 16.6 सेकेंड जो है ये आपको समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड में लगभग पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंच आती। वैसे सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती तो काफी नुकसानदेह होती, लेकिन ओजोन परत से छनकर आती है। ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर रहने वाले मानव को परावैज्ञानिक किरणों से बचाता है। और यह बचने के कारण ही त्वचा जैसे कैंसर जो है, त्वचा जैसे भयानक महामारी से हम सब बच पाते हैं। ठीक, सौरमंडल में किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी उल्काओं से, उपग्रह से, ग्रह से या आपको जो है कि पुछल तारा से। तो उल्काओं के आधार पर जो है सौरमंडल के उल्का पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी मिलती है कि इसी तरह जो है जिस तरह उल्का पिंड गिरते हैं ठीक इसी तरह पृथ्वी का भी किसी समय में निर्माण हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान है? अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? तो अवसादी चट्टान जिसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, ठीक ना, परतदार चट्टान भी कहते हैं। और अवसादी चट्टान को आपको द्वितीयक शैल भी कहा जाता है, द्वितीयक शैल भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। कोयला आपको जो है कि बलुआ पत्थर, अब्रक, ग्रेनाइट या नीस, इनमें से कौन सा आपको अवसादी चट्टान है? तो बलुआ पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान माना जाता है। कोयला, चूना पत्थर ये सब के सब अवसादी पत्थर अवसादी माने जाते हैं। जबकि आपको अब्रक जो है कायांतरित है, ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय है, ठीक ना। और ये नीस भी आपको क्या है? तो रूपांतरित है, रूपांतरित चट्टान नीस है। अब्रक भी रूपांतरित चट्टान आपको माना जाएगा। तो ये बातें भी आप लोग, ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आपको जो है कोयला, ये सब के सब जो है ये आपको अवसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, लेखपाल एग्जाम शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से शुरू किया गया। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वीडियो सॉल्यूशन है, फ्री टेस्ट सीरीज आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये तय किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? स्टाम्बोले, विसुवियस, एकांकागुआ। अच्छा, सक्रिय ज्वालामुखी है तो इसमें से
स्ट्रोम्बोली आपको जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण माना जाएगा, ठीक है ना। ये सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली है और स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से इसे जानते हैं। ये बातें भी आप लोग याद किए रहिए, समझे रहिए, जाने रहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ठीक ना। किसे कहते हैं? क्रस्ट को, मेंटल को, कोर को, या इनमें से किसी को नहीं। तो व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से बच्चा मेंटल को कहा जाता है। ये जब देखोगे तो ये पृथ्वी की संरचना है, ठीक ना। ये पृथ्वी की संरचना आपको जो है स्वैस महोदय के द्वारा दिया गया। स्वैस महोदय ने ये पृथ्वी की संरचना के विषय में बताया और इसे क्या कहा? ऊपरी परत को तो भूपर्पटे के नाम से दिया। ये आपको बीच का जो है इसे क्या कहा इन्होंने? तो इसे आपको सीमा कहा, सॉरी सियाल कहा, ठीक ना, सियाल, ठीक। और आपको इसे ये आपको और इसे क्या कहा? तो इस भाग को जो है ये सीमा कहा, सीमा, ठीक ना। और आपको ये जो है ये नीफे कहा, ये नीफे कहे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। इसे हम लोग मेंटल कहते हैं, मेंटल के नाम से। और सियाल को जो है ये भूपर्पटे और सियाल को क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये पूरी तरह से मैग्मा के रूप में है। ये आपको जो है कि इसका निर्माण जो है ये आग्नेय चट्टानों से हुआ है। भूपर्पटी पर सबसे अधिक आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक ना। तो ये मेंटल को है व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये मेंटल जो है ये व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। सीमा सियाल निफे के रूप में किस भूवैज्ञानिक के द्वारा ये आपको विभाजित किया गया? तो स्वैस महोदय, मैंने अभी बताया है कि स्वैस महोदय के द्वारा यह विभाजन किया गया, ठीक ना। स्वैस महोदय ने इसका विभाजन किया, ठीक। तो ये शानदार प्रश्नों के आप सबको श्रृंखला मिल रही है। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया? निहारिका परिकल्पना का, ग्रहाणु परिकल्पना का, ज्वारीय परिकल्पना का, या वायव्य? ये कांट के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति की कौन सी परिकल्पना दी गई? तो वायव्य राशि परिकल्पना जो है ये कांट के द्वारा दिया गया। कांट बहुत ही बड़े विद्वान थे और बहुत महान खगोल शास्त्री थे। इनका नाम जो है कि काफी जाग्रफी में आपको जो है, ठीक। तो ये आपको कौन सी स्थलाकृति अपर्दन क्रिया से होती है? अपर्दन क्रिया से होने वाले स्थलाकृतियों के विषय में आपको बताना है कि कौन सी क्रिया अपर्दन में होती है। तब आप क्या बताएंगे? तो आपको हिमोड़ों का निर्माण जो है अपर्दन से नहीं होता है। यू आकार की घाटी जो है ये किसके द्वारा बनाई जाती है? तो नदियों द्वारा, ठीक ना। नदियों द्वारा आपको यू आकार के, सॉरी हिमानियों द्वारा, हिमानियों के अपर्दन से आपको यू आकार की घाटी बनती है, ठीक ना। हिमानियों द्वारा यू आकार की घाटी आपको जो है कि इसके बाद जल प्रपातों का निर्माण होता है और फिर युगोन का निर्माण होता है। डेल्टा अपर्दन की क्रिया से नहीं बनता बल्कि निक्षेपण से। हिमोड़ और आपको डेल्टा जो है ये निक्षेपण के, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 2, 4 और 5 जो है ये आपको निक्षेपण के, अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप होते हैं। अपर्दन और निक्षेपण समझते हैं किसे कहते हैं? अपर्दन बोलते हैं कि जब आपको नदियां या आपको जो है कि सागर, अंतर सागरीय या हवाएं जब चलते हैं तो उसके साथ कुछ कटाव करती हैं और उसे काटने की क्रिया को अपर्दन बोलते हैं। और जो छोड़ती हैं इसे निक्षेपण की क्रिया के नाम से जाना जाता है। ये आपको एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जबरदस्त तरीके से संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है और आप सब इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ सुपर टेट की भी बैच हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से चल रहा है। 500 वीडियो का क्लासेस है, रिवीजन बूस्टर है, क्विज विद वीडियो सॉल्यूशन है, डाउट सेशन है। ये सभी शानदार बूस्टर आप सबके लिए हमारी संस्था स्टडी 91 लाई है और आपके सुनहरे भविष्य में काफी सहायक भी होगी। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला हमेशा आपको जो है परतदार चट्टान के रूप में
होता है। किसमें? परतदार चट्टान के रूप में आपको कोयला होता है, और यही परतदार कोयला से ही आपको ग्रेफाइट और हीरा के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक ना। ग्रेफाइट और हीरा यहीं से आपको बनते हैं। कोयला हमेशा आपको जो है परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान, ठीक ना, अवसादी चट्टान के रूप में भी आपको जाना जाता है, ठीक। तो ये बातें हुआ। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा और कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो नहीं होता भैया। सल्फर डाइऑक्साइड आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है ये आपको जो है ये होता है। ऑक्सीजन के कारण वो बाहर हो गया और हाइड्रोजन के कारण बाकी सारी चीजें। लेकिन आपको ज्वालामुखी में सर्वाधिक जो होता है जलवाष्प होता है, और ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ठीक ना, सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है ज्वालामुखी को, ठीक ना। ये पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से गरजता चालीसा के नाम से किसे जानते हैं? तो गरजता चालीसा जो है 40 डिग्री पर आपको गरजता चालीसा के नाम से पछुआ पवनों को जाना जाता है। यहीं पे गरजता चालीसा आपको जो है कि दहाड़ता पचासा, और आपको जो है एक और है साठा के नाम से रोवरिंग, जिसे आपको चीखती साठा, ठीक है ना, चीखती साठा के नाम से ये सभी पछुआ पवनों को नाम है, ठीक ना। पछुआ पवने ये सब चलती हैं, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। वायुमंडल के स्तरों के क्रम को निम्न में से कौन सा क्रम आपको सही है? तो क्रम जो है वायुमंडल, एक ऐसे वायुमंडल बना लो भैया, ये आपको जो है पहले आप यहीं पे 0 से 18, 18 से 32, 32 से आप कर लीजिए 50, 50 से 240, और 240 के बाद 660 कर लीजिए, 600 से ऊपर अनंत। तो यहाँ पे आपको क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद आपको कौन सा है? तब आप समताप मंडल करिएगा, समताप मंडल के बाद आपको मध्य मंडल करिएगा, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल करिएगा, और आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल करिएगा। आप देख लो भैया, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, कौन सा मंडल आप सबको सही लग रहा हो ये आप अपने से चेक करिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोस्फीयर, यानी तीसरा थर्मोस्फीयर का मतलब आपको जो है कि आयन मंडल है, आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर ये आपको कहते हैं, ठीक ना। तो ये आपको महत्वपूर्ण हुआ। वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में मिलने वाली कौन सी गैस आपको है? तो वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में जो है ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस लगभग 78% वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन है, और आपको 21% के आसपास में आपको ऑक्सीजन है, जबकि आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ये सारी बातें आप सब लर्न कर लीजिए, जान लीजिए, आपके भविष्य के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में भी कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा, और आप सब जरूर से इसे पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है कहां पे? सूर्य की सबसे ताप जो है ये भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती होगी, ठीक ना। सूर्य ताप जो है भूमध्य रेखा पर आपको जो है सबसे ज्यादा मात्रा कहां प्राप्त होगी? तो भूमध्य रेखा पर या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो ये प्रश्न थोड़ा सा ये जो है, तो इसे ही आपको जो है ये बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको सूर्य ताप सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है, ठीक। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ये आपको दोनों क्षेत्रों में, वैसे भूमध्य रेखा पर ही सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है, ठीक ना। लेकिन कटिबंधीय जोन के अनुसार आपको प्रश्न पूछा है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य ताप सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है, ठीक। चलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य ताप सबसे अधिक कहां मिलता है?
यानी कहाँ सूर्य चमकता है 21 सितंबर, और आपको जो है तब आप बताइएगा कि यह सूर्य जो है विषुवत रेखा पर आपको जो है 24 घंटे का दिन और 24 घंटे का रात, यानी 12 घंटे दिन 12 घंटे रात जो है 12-12 घंटे पूरी तरह से सूर्य जो है इस पे चमकता है। ये आपको सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों, तो 21 मार्च को जो है यहाँ पर आपको जो है सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होता है, और आपको जो है कि 23 सितंबर को उत्तरायण से दक्षिणायन और वहां पे दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। ठीक, तो ये बात है। नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत निम्न में से किसका भाग है? क्षोभ मंडल का, संताप मंडल का, विषम मंडल का या मध्य मंडल का? तब आप इस प्रश्न के जवाब में दीजिएगा कि यह आपको विषम मंडल में आपको जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम के परतें पाई जाती है। ठीक ना, ये प्रमुख बातें हुई। चलिए, ये आप एकदम शानदार तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला को करें, सुमिलित करिए। सुमिलित करना है, एक तरफ आपको देश और दूसरे तरफ स्थानीय पवनों के आपको नाम दिए गए हैं। तब आप बताइएगा, तो आपको खमसीन जो है मिस्र की हवा है, चिली ट्यूनीशिया की हवा है, गिबली जो है लीबिया की है, और जो है लेवेज स्पेन की है। इस तरह से 1, 2 और 3 ये शानदार तरीके से आप सबने प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला की। वायु दाब प्रायः सर्वाधिक कहाँ होता है, या जब वायु होती है, तो वायु दाब कब होता है सबसे अधिक, तो जब वायु ठंडे तथा शुष्क होते हैं तो वायु दाब आपको सर्वाधिक होता है। ठीक ना, वायु दाब सर्वाधिक होता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। ठीक ना, तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये जो है ये अगला प्रश्न आप सबके लिए है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स ई बुक शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे ले सकते हैं, जबरदस्त लिखे हैं और आप सबको काफी फायदा भी करेगा। चिनूक क्या है, तो चिनूक एक स्थानीय हवा है जो कि यूएसए में बहती है। ठीक है ना, यूएसए में आपको चिनूक के नाम पर ही एक देखे होंगे हेलीकॉप्टर भी भारत में आया है। ठीक है ना, युद्ध मारक हेलीकॉप्टर है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले चीजों के किस प्रांत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको इसके लिए मैं बताया भी हूं कि मित्रों पर गमछा झार, ठीक ना, गमछा झार, ये झार से झारखंड कर लीजिएगा। ठीक ना, झारखंड, और आपको 6 से छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, ठीक, र से राजस्थान, ठीक, आपको प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा और म से मिजोरम। ठीक ना, मिजोरम, तब यहीं पे किस राज्य से होकर गुजरते हैं, तो मिजोरम होती है। भारत के 8 राज्यों से आपको कर्क रेखा कितनी, तो 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, और इस पर स्थित एकमात्र राजधानी जो है, एकमात्र राजधानी आपको राजधानी रांची है। झारखंड के राजधानी रांची जो है ये आपको जो है कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक, ये बात है। नेक्स्ट, शून्य अक्षांश, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अक्ष देशांतर अवस्थित हैं। ये कहां पर अवस्थित है, ये अटलांटिक महासागर में है, आर्कटिक महासागर में है, हिंद महासागर में है या प्रशांत महासागर में है, तो बताइएगा कि अटलांटिक महासागर में शून्य अक्ष अक्षांश और शून्य अक्ष देशांतर स्थित है। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट देखिए, ग्रीनविच पर स्थित यामुनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामुनोत्तर पर स्थित सभी स्थान क्या होंगे, तो सभी स्थान उस समय बच्चा दोपहर होगा, संध्या होगा, प्रातः काल होगा या आधी रात का समय। कमेंट में ये आप लोग जवाब दीजिएगा, तभी मैं बताऊंगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं भी वेट कर लेता हूं, आप सबके जवाब को देखता हूं। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा था, आप लोग भी देखते चलिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप सब पढ़ते हैं ये नहीं, आधे लोग इधर उधर करते हैं, तो क्या करूं, मजबूरी हो जाती है। ज़्यादा समझाने के लिए मैं सोचता तो हूं कि अपना कलेजा निकाल के दे दूं, लेकिन आप सब पढ़ना ही नहीं चाहते। बाकी लोग तो, आप सब में से तो कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं,
शुक्रिया आप सबको भाई, ठीक ना। तो दोपहर के समय में आपको क्या होगी कि दोपहर के समय में यमुनोत्तर स्थिति सभी स्थानों पर बराबर होगी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन हेतु कितने अंश का कोण बनाती है। तो 24 घंटा में यदि आपको जो होगा तो भैया ये कोई बिंदु है और ये चक्री ऐसे लगाएगा, तो चक्री लगाएगा तो ये कितने अंश का कोण बना, 360 डिग्री का हुआ ना भाई। तो 360 डिग्री का आपको अंश बनाती है। इसके और ऊपर क्या बनाएगी, 360 डिग्री का अंश बनाती है। नेक्स्ट देखिए, ये वीडियो शानदार तरीके से लिखा गया है हमारी संस्था की ओर से और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी लाभदायक भी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये चीजें जबरदस्त तरीके से पसंद आ रही होंगी। किताबें भी एक शानदार श्रृंखला लिखा हूँ और आप सबके लिए ये बहुत ही मेहनत से लिखा गया है। भारत में मानक यमुनोत्तर 82.5 डिग्री देश का स्थानीय मानक क्यों माना जाता है। तो देशीय अवस्थिति के कारण, देशांतरीय अवस्थिति के कारण, अक्षांशीय अवस्थिति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन दिशा के कारण या भारत के उत्तरी गोलार्ध में उपस्थिति के कारण। तो आप बता सकते हैं कि यह आपको देशांतरीय अवस्थिति के कारण है। देशांतरीय अवस्थिति के कारण भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। साथ ही साथ आपको जो है ये GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आपको 1/2 घंटा आगे है, 5.5 घंटा ये आगे है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का मानक मध्याह्न रेखा मानी जाती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपको भारत का मध्याह्न रेखा मानी जाती है। यानी इसे ही आपको जो है GMT और आपको उसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के नाम से जानते हैं। ये आपको 82.5 डिग्री है जो आपको GMT से 5.5 घंटा आगे है। GMT से 5.5 घंटा आपको जो है घंटा आगे है। ये बातें भी याद रखे रहिए, ठीक। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परीक्षाएं पास में और आपको ज्यादा से ज्यादा हल करनी है और परीक्षा को क्रैक करना है। अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। तो अपना मानक समय अधिकांश देश कब सुनिश्चित करते हैं, ये बात भी आप सबको पता होना चाहिए। देश की देशांतर रेखा से, देश की अक्षांशीय रेखा से, देश की मध्यावर्ती देशांतर रेखा से या उपयुक्त सभी। तब ये थोड़ा सा प्रश्न आपके लिए फंसाने वाला है, थोड़ा सा प्रश्न। जवाब देखो क्या, जवाब गलतियां आप सब करेंगे, मुझे पता है कि आपकी गलतियां होंगी, ये सुनिश्चित है। तब देश के मध्यावर्ती देशांतर रेखा से आपको जो है मानक समय, अधिकांश देश जो है अपना मानक समय कहां से निर्धारित करते हैं, तो देश के मध्यांतर आपको जो है कि रेखा से निर्धारित करते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गाडविन आस्टीन, कामेट, नंदा कोटा या नंदा देवी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन को माना जाता है। गाडविन आस्टीन ये विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको गाडविन आस्टीन मानी जाती है, ठीक ना। तो ये बातें आप सब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र स्थित है। तब आप बताइएगा सतलज और काली नदी के बीच में हिमालय का कौन सा क्षेत्र है। तब आप पंजाब हिमालय या कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। तो सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय का आपको जो है, ठीक ना, ये कुमायूं हिमालय। और आपको जो है काली नदी से लेकर और वहां तक जो है कि क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा नाम है, असम में वो नदी बहती है, सिक्किम में, वहां तक के क्षेत्र को, चलिए दिमाग से उतर गया है। तो ये आपको प्रादेशिक प्रदेश को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है।
ये नदियों के बहाव के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय की श्रेणी इसे दिया गया है। तो इस तरह से आप सबने बड़े ही शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखे। आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये सब जो है बड़े ही आवश्यक है और आप सब जो है कि इसी तरह अपने तन्मयता के साथ लगे रहिए, बढ़ते रहिए, सफलता एक दिन सुनिश्चित है, ठीक ना। और किसी ने कहा है कि असफलता में ही सफलता की जड़ें निहित होती है। यदि आप जितना परिश्रम करेंगे उसका फल आज नहीं तो कल जरूर रिटर्न होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को जो कहा है। और कई बार तो जो है कि भाग्यवादी कुछ जो है दार्शनिक भी हैं, जैसे आजीवक संप्रदाय हुआ, चारवाक दर्शन हुआ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये आपको जो है इस तरह के लोग भी हैं कि अति भाग्यवादी, भाग्य है तो मुझे मिलेगा। और इसी बात पे लेकिन भाग्य के सहारे ही हम सबको नहीं रहना चाहिए, हम सबको कर्मों को भी करना चाहिए। ईश्वर कर्म को देखता है, ईश्वर कोई न कोई ऐसी सत्ता है जो हम सबको नियंत्रित करती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक ना। चाहे मैं हूं चाहे कोई है, आप में एक अद्भुत ऊर्जा उसने दिया है और उन्हीं ऊर्जा को हम सबको एकाग्रचित करके एक जगह लगा देनी है और सफलता सुनिश्चित कर लेनी है, ठीक। तो आज का दिन यहीं तक। शुभ संध्या, आप सबका दिन रात सब मंगलमय हो। हमेशा ईश्वर माता विंध्यवासिनी आप सबको अनंत शक्तियां दे। इन्हीं कामनाओं के साथ वंदे मातरम।